बहुत मार्जिन है, मेडिकल में बहुत कमाई है। तो हाय एवरीवन, आज का वीडियो का टॉपिक है, अगर आप नया रिटेल मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, रिटेल मेडिकल शॉप अपनी ओपन करना चाहते हैं या इस मेडिकल फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होती है। इनिशियल A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैंने फार्मेसी में मास्टर्स किया है और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई साहब बाबूलाल जी। इनका खुद का मेडिकल शॉप है, तो मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। आपके जो भी डाउट्स है वो सारे A to Z क्लियर हो जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन है हम इनसे कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन सी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको ज़रा ब्रीफ में बता देता हूँ। एक तो हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या आपका खुद का लाइसेंस या मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन या आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे आवेदन करना होता है, वो सब बात करेंगे। एंड देन लोकेशन की बात करेंगे, मोर इम्पोर्टेंटली कि भाई कौन सी लोकेशन हो जहाँ पे अपना बिज़नेस अच्छा चले, जहाँ पे सेल्स अच्छी हो। और उसके बाद हम एसेसरीज़ या रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या हम मेडिकल स्टोर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और कितना स्पेस चाहिए होता है, वो सब बात करेंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट लागत कितनी लगेगी एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, फिर मार्जिन या प्रॉफिट क्या होता है मेडिसिन्स में, वो भी बात करेंगे। और स्टॉक मेंटेन करने के लिए इनिशियली आप दवाइयाँ कहाँ से ख़रीदें, वो बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जेनरिक मेडिसिन रखें या फिर ब्रांडेड रखें, तो इनके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हम एक डी फार्मा या बी फार्मा के लाइसेंस पे हम क्या क्या रख सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर में, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपनी सेल्स को और अच्छा कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल फील्ड में हम और अच्छा कर सकते हैं, वो सब बात करेंगे। तो बाबूलाल जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी के इसके बाद हम मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं, कोई अगर सोच रहा है तो। सबसे पहले आपके पास खुद की डिग्री यानी कि डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होना कंपलसरी है। इसके ऊपर की डिग्री बी फार्मेसी या एम फार्मेसी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को आप हायर करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको एक राजस्थान सरकार या जिस भी स्टेट में आप खोलना चाहते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी रिटेल मेडिकल शॉप का, और उसके बेसिस पे आप इस बिज़नेस में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर्टी राइटर आप हैं, प्रोपराइटर, और किसी और फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए प्रोपराइटर आपको खुद को रहना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट बनता है, और उस जो फार्मासिस्ट आप हायर करेंगे उसको सैलरी बेसिस पे उसको भी आपको गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उस लाइसेंस के अंदर उसका भी मेंशन होगा, उसकी डिग्री यानी कि काम वही करेगा। आपको तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया आपने, आप धंधा कर रहे हो, लेकिन जो दवाइयाँ देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अगर कुछ समय पश्चात देखते हैं कि फार्मासिस्ट अपने यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता है या वो अपने यहाँ से छोड़ना चाह रहा है, तो उसको भी आप लोकल अथॉरिटी होती है जो ये एडिशनल ड्रग कंट्रोलर का ऑफिस होता है अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में, वहाँ से आप उसका लाइसेंस हटवा के उसकी जगह दूसरे फार्मासिस्ट को भी हायर कर सकते हैं। जी, तो ये बात तो है कि अगर कोई डिप्लोमा फार्मेसी खुद का है या किसी का, या जिसने बी फार्मा किया है, तो वो खुद प्रोपराइटर भी हो सकता है, दोनों काम फार्मासिस्ट भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एप्लीकेशन, जो आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या चाहिए होते हैं और कैसे आवेदन करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको या तो आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी का जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी है। अगर आप नहीं हैं तो आपने जो हायर किया है फार्मासिस्ट, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट और उसकी आधार की कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी, 3 डॉक्यूमेंट उसके। अगर हायर किया है तो आपकी खुद की है तो फर्स्ट हो गया फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपका अगर शॉप रेंट पे ले रखी है तो रेंट एग्रीमेंट खुद की है, और तो उसके ऑन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और एक ब्लूप्रिंट का नक्शा बनता है वो चाहिए होगा है। और एक फार्मेसी की शॉप के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है, और रेफ्रिजरेटर का बिल चाहिए होता है, और भी कुछ जैसे बिजली का बिल है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक लेके ई मित्र की दुकान होती है, या आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वेबसाइटें होती है, वहाँ पे अप्लाई करके और एक फिक्स अमाउंट का चालान होता है, वो चालान ऑनलाइन पे करके या बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं उसको। उसकी रिसिप्ट और एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये आपको नज़दीकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर का जो ऑफिस होता है या कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर का भी ऑफिस होता है, ड्रग कंट्रोलर का, वहाँ पे आपको जमा करानी होती है। ये फाइल जमा होने के बाद जो आपकी शॉप है वहाँ का इंस्पेक्शन होगा आपके पर्टिकुलर जो एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनके द्वारा या एडीसी सर के द्वारा। अब जो उनका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगी या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। वो उस ड्रग जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर फुलफिल हो जाती है तो आपको अप्रूवल हो जाएगा, आपको एक लाइसेंस जारी किया जाएगा। उसको फॉर्म 20 और फॉर्म 21 बोलते हैं। उसके बाद ही आप रिटेल का काम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वापस आपको एक मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करें और दोबारा आप आवेदन करें। जी, उसमें सीधे तौर पे रिजेक्ट नहीं जनरली नहीं होता है, उसमें एक ऑब्जेक्शन डाला जाता है। जैसे आपकी मान लो आपने डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई कमी है, ब्लूप्रिंट सही नहीं बनाया है या ब्लूप्रिंट के अंदर जो आपने दिखाए हैं लैंडमार्क्स वगैरह या आपने एप्लीकेंट का नाम सही नहीं लिखा है ब्लूप्रिंट के अंदर, मान लो ये है माइनर मिस्टेक, तो आपको रीसबमिट करने के लिए बोलेंगे और वो जैसे ही रीसबमिट करोगे अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो इंस्पेक्टर ने बोला है तो आपको अप्रूवल हो जाएगा। जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी होती है। एक मेडिकल स्टोर तो सब खोलना चाहते हैं, अब उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि लोकेशन कौन सी सबसे अच्छी है, जहाँ पे हमारी सेल अच्छी हो, जहाँ पे लोगों का आवागमन अच्छा हो। तो उस लोकेशन पे भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं कि भाई यहाँ रहोगे तो ये फ़ायदा होगा। तो आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लोकेशन में ऐसी बात है, अगर आप सिटी में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी अस्पताल हो गए, उसके बाहर और मार्केट हो गया, मार्केट के अंदर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर, या फिर ऐसी कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों के जहाँ आवागमन होता है लोगों का, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप जैसे सिटी से वापस एग्जिट होते हैं लोग, उस साइड में अगर आपका केमिस्ट शॉप है तो आप थोड़ा बेटर रहता है। ये लोकेशन के लिए है। बाकी दुकान है जो उसकी जो इजी टू एक्सेस होना चाहिए, ज़्यादा गली के अंदर वो होगा तो वहाँ लोगों थोड़े कम आ पाते हैं। जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है, बस स्टैंड हो गया है, वहाँ क्या है जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है इजी रूप से मिल जाएगा। लोकेशन के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी आपके जैसे एरिया है, गांव है जहाँ मेडिकल नहीं है, वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। वहाँ लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है मेडिसिन लाने के लिए, या फिर गांव में भी सरकारी हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर है जो ओवर टाइम प्रैक्टिस करते हैं ड्यूटी टाइम के बाद, वहाँ पे भी आप अपनी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। तो सही बात है। एक बात तो ये हो गई कि भाई कोई भी आदमी काम करने या वर्किंग पे जाता है तो वापस जाते समय शायद वो मेडिसिन लेके जाए, उसको ज़रूरत हो, तो जब वापस जाएं उस रोड के उस साइड में आपका मेडिकल हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और आपने बताया कि जहाँ प्रिस्क्रिप्शन आ सके तो वो सबसे अच्छा होगा कि भाई डॉक्टर नज़दीक है कोई, तो जहाँ से हॉस्पिटल के पास खोला तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन आएंगे, वहाँ सबसे बेटर रहेगा। इसके बाद हम पूछेंगे कि एसेसरीज़ क्या चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या स्पेस चाहिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, कौन कौन सी मशीन्स हमको पहले से चाहिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो वो आप बताएं। देखिए कि अगर रिटेल शॉप का लाइसेंस मिलने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो होती है एक मिनिमम एरिया का रिक्वायरमेंट। जो आपकी शॉप होती है वो उस पर ईजी टू एक्सेस होना चाहिए लोगों का, और दूसरा एक उसका मिनिमम एरिया होता है 120 स्क्वायर फीट का। रिटेल शॉप के लिए कम से कम 120 स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए, और दुकान के अंदर 8 फीट से नीचे 25 यानी कि जो पत्थर की एक दीवार डाली होती है ऊपर, वो नहीं होनी चाहिए। और आपके पास एक अच्छी कंपनी का चालू कंडीशन में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, और दुकान के अंदर वाइट कलर जनरली ये फार्मेसी के लिए है, वाइट कलर होना चाहिए, और रैकें भी बनी हुई होनी चाहिए लकड़ी की या लोहे की, जो आपको ठीक लगे। कांच की भी बना सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और जो नॉर्मल फर्नीचर होता है वो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। और जो ड्रग आप सब कैटेगराइज करके रखोगे उसके लिए अलग से आपको वो उसके लिए बना रखे रैकें बनाई होगी, तो आपके लिए भी ठीक रहेगा और वो स्टोरेज के लिए भी ठीक रहेगा। और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए आपकी शॉप के अंदर, ताकि जो मेडिसिन है जो ड्राई एरिया में रखनी होती है और जो ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं होती है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, वो ख़राब हो जाती है। उसके लिए आपको सनलाइट नहीं आनी चाहिए आपकी दुकान के अंदर। सही
और कारपेट जो है नीचे की फर्श वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और बाकी तो आपके बैठने के लिए एक चेयर और जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके लिए वेटिंग चेयर्स वगैरह वो हो। ये होती है सबसे पहले मेडिकल दुकान खोलने से पहले, आप इंस्पेक्शन से पहले ये चीज़ें आपको लाके रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगी। जी बहुत अच्छे। अभी मैं आगे हम बात करेंगे कि भाई मेडिकल स्टोर कोई खोलना चाहता है तो क्या लागत, इनिशियली क्या उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट है कितना बड़ा खोलना चाहें, लेकिन आप पूरा ब्रीफ में एक बार बता दें। देखिए इसमें ऐसा है कि आप कौन सी लोकेशन पर खोल रहे हैं, किस टाइप के कस्टमर बेस है आपके पास, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक गांव में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 से 4 लाख रुपए इनिशियल स्टार्ट पे उसमें फर्नीचर और मेडिसिन का स्टॉक वगैरह वो शामिल हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें अपन, जैसे सिटी के अंदर मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स बैठते हैं, कोई गायनी भी बैठती है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट भी बैठता है, कोई ऑर्थोपेडिक बैठते हैं, उसके लिए अपने को थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 10 लाख रुपए का उसमें अपने को इन्वेस्टमेंट मिनिमम रहेगा, क्योंकि उसमें सब कैटेगरी की मेडिसिन अपने को और सब वैरायटी की मेडिसिन अपने को रखनी पड़ेगी। तो वो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। और इनिशियली आप 3-4 लाख रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, और इससे आपका एक इनिशियल स्टार्ट लेवल पे मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। सही बात है। अब हम बात करेंगे कि भाई मेडिकल में बहुत लोगों का ये मानना है कि मेडिकल में मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, बहुत मार्जिन है मेडिकल में, बहुत कमाई है। तो ब्रांडेड में और जेनरिक में क्या क्या मार्जिन रहता है दवाइयों में, वो आप ज़रा एक बार अच्छे से क्लियर कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना, दूर के पर्वत सुहाने लगते हैं, वही बात है। जब पर्वत के नज़दीक आते हैं तब ठोकर लगती है, तब पता चलता है। हाँ, मार्जिन है मेडिकल फील्ड में। जैसे शुरुआत बात करें ओटीसी पे 10 से 15% के बीच में मार्जिन रहता है। कुछ कंपनियां 10 से कम भी देती हैं, लेकिन अमूमन 10 से 15% के बीच में मार्जिन रहता है। और इथिकल यानी कि ब्रांडेड जो चीज़ें होती है मेडिसिन, उस पर 20 से 22% मार्जिन रहता है। और जेनरिक पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। और जेनरिक पे हालांकि रिटेलर डिस्काउंट भी दे देता है। जेनरिक में 50% या मोर देन 50 भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट पे। उस पर डिपेंड करता है कौन सा ड्रग है, कौन सा मॉलिक्यूल है, उस पर डिपेंड, किस कंपनी का है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो ज़्यादा मार्जिन वाली बातें हैं, ये मार्केट की बातें हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम इजी है, इसमें मार्जिन है। हाँ ठीक है, मार्जिन दाल बाटी का जुगाड़ हो जाता है। जी धन्यवाद। आपने बताया कि ओटीसी जो मेडिसिन होती है उसका 10 से 12% मार्जिन। 10 से 15%। ठीक है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि स्टॉक मेंटेन, अगर कोई नया मेडिकल स्टोर खोल रहा है तो सबसे पहले वो इनिशियली स्टॉक मेंटेन करेगा। वो होलसेलर से मेडिसिन लाए तो कौन कौन से, अब उस एरिया में कौन सी मेडिसिन चलती है वो कैसे पता करें और कहाँ से स्टॉक मेंटेन करें, जरा बताइए। देखिए, एक रिटेलर जैसे उसको हमेशा दवाई डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होलसेलर से लानी पड़ेगी, तभी वो मार्जिन कमा पाएगा। अगर दूसरे रिटेलर से लाएगा और वो बेचेगा तो मार्जिन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मार्जिन तो उसने पहले कमा लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओटीसी प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि कंपनी के ऑथोराइज जो डीलर होते हैं, वहाँ से आपको एक मिनिमम क्वांटिटी में वो स्टॉक उठाना पड़ेगा। वो स्टॉक लाके आपने रख दिया। उसके बाद बारी आती है अपने को दवाइयों की। दवाइयाँ जो फार्मा की है, उनके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहाँ से उनकी फिक्स प्राइस होती है, वहाँ से बिलिंग करवा के लानी पड़ेगी। वो आपको अपने लाइसेंस के अप्रूवल के बाद ही ला सकते हैं, लाइसेंस नंबर, ड्रग नंबर आने के बाद ही। और बाकी अपन बात करें जैसे कौन सी दवाइयाँ लानी है अपने को, कौन सी नहीं लानी है, कौन सा स्टॉक मेंटेन करना है, उसके लिए जैसे कौन सी एरिया में दुकान है अपनी, जिस एरिया में दुकान है उसके हिसाब से उसकी लोकेलिटी के आसपास आप पता करिए। पहले मेडिकल स्टोर पे जाके आप नज़र घुमाइए यहाँ कौन सी दवाइयाँ चलती है। और या फिर अपने किसी दोस्त को जो वहाँ नौकरी कर रहा हो या जिसकी मेडिकल शॉप हो, एकदम नज़दीक वाला तो नहीं बताएगा अमूमन, लेकिन थोड़ा दूर वाला बता देगा आपको कि हाँ भाई उस एरिया में जनरली ये, कई बार उसके पास ही पर्ची जाती है दूर भी, तो बता देगा कि उस एरिया में ये दवाइयाँ चलती है। वो आपको रिटेलर से लानी पड़ेगी। एक शुरू में इनिशियल लेवल पे 2-2, 3-3 पत्ते या एक बॉक्स आप ले आइए। उसके बाद आपको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो आपके पास नहीं है, आपको एक रिक्वायरमेंट बुक रखनी होगी, नोटबुक शॉप के अंदर। जैसे कोई कस्टमर आता है, उसको एमॉक्सिक्लाव की जगह ऑगमेंटिन 625 चाहिए, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, और उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप स्टॉक अपने आप मेंटेन करना शुरू हो जाओगे। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए आजकल
जो सॉफ्टवेयर वाले बता देते हैं भी कौन से मेडिकल स्टोर पे कौन कौन सा स्टॉक रखता है, वो ऑनलाइन होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी दिख जाता है कि भी हाँ इसके पास ये स्टॉक है। और जो ये कंपनियां होती है जो सॉफ्टवेयर देती है कंप्यूटर, उनके पास भी पता होता है कि भाई ये फलाने जो केमिस्ट शॉप है उस पर ये फला स्टॉक इतनी इतनी क्वांटिटी बिकता है और सेल ये इतनी है इसकी। वो भी आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में चेक कर सकते हैं। जी, अगर आपके आसपास मेडिसिन का पता लगाना है यहाँ कौन सी चल रही है, आपका कॉम्पिटिटर तो नहीं बताएगा। नहीं, तो थोड़ा बिल्कुल नहीं बताएगा। कॉम्पिटिटर बिल्कुल कतई नहीं बताएगा। उसके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो उसकी शॉप पे जाके इधर उधर ताका जाके करनी पड़ेगी, हाँ भाई ये एंटीबायोटिक्स रखता है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन आती है, ये OTC प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा बिकते हैं। या फिर वहाँ उस दुकान पर जो नौकरी करता है बंदा, फार्मासिस्ट हो या अदर कोई हेल्पर हो, उससे अपन जुगाड़ बैठा के कर सकते हैं। उसको खर्ची पानी दे के पता कर सकते हैं भाई यहाँ क्या क्या है, वो अपने को रिपोर्ट सारी दे देगा। सही बात है। अब हम बात करेंगे कि हम दवाइयों के अलावा एक जो लाइसेंस होता है डी फार्मा का, यानी उस बेस पे हम दवाइयों के अलावा रिटेल मेडिसिन पे क्या क्या रख सकते हैं। एक तो हमें ड्रग हो गई सारी, उसके अलावा हम क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह। ड्रग्स के अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, उसके अलावा जो ये ओवर द काउंटर ड्रग होती है वो भी रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया, आपके पास शुगर चेक करने की जो मशीन होती है स्ट्रिप वो रख लिया, BP इंस्ट्रूमेंट रख लिया, थर्मामीटर रख दिया, आप पानी की बोतल तक रख सकते हैं अगर आप बस स्टैंड पे आपकी मेडिकल शॉप है तो। OTC आइटम बहुत सारे हैं जो उस एरिया पे डिपेंड करता है, या जो ज़्यादा सेल होता है वो नज़र दौड़ा के वो स्टॉक या आप वहाँ रखोगे तो आपका ना तो स्टॉक एक्सपायर होगा और आपकी सेल भी अच्छी खासी होगी, तो मार्जिन आप कमा पाओगे। अगर आपने अननेसेसरी कोई स्टॉक वहाँ चलता ही नहीं उस एरिया में, वो आपने ला के भर दिया ज़्यादा, तो वो आपके लिए सरदर्द बनेगा। उसके लिए फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बिकेगा नहीं और आपका दिमाग ख़राब होगा कि यार मैंने क्या उल्टा माल भर दिया। ऐसा होता है। सही बात है। अब कॉस्मेटिक्स, गोरा होने की दवाइयाँ वगैरह सब रख सकते हैं, क्रीम्स। बिल्कुल, जो कॉस्मेटिक्स के अंदर गोरा होने की दवाई आ गई है, जो फैंसी स्टोर वाले रख सकते हैं ना, वो अपन भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि हम एक तो कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें बिलिंग वगैरह होती है, जिसमें सारा स्टॉक का मैनेजमेंट होता है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब बड़े लेवल की बात है थोड़ी। मुझे लगता है कि मैनुअल सिस्टम ठीक रहेगा इनिशियली कि आपको कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप खर्चा करना चाहते हैं या मैनुअली करना चाहते हैं। अगर खर्चा थोड़ा बहुत करके आप स्टॉक एकदम प्रॉपर मेंटेन करना चाहते हो, जैसे उसमें स्टॉक बराबर दिख जाएगा, जैसे कम चीज़ है कोई, अगर मैनुअली है तो अपने को देखनी पड़ेगी जाके रैक में, भाई हाँ ये 10 स्ट्रिप थी, अभी 1 स्ट्रिप बची है, अभी इसको स्टॉक मंगाना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में है तो आपको पहले ही वो अलर्ट दे देगा कि भाई आपके पास ये 9 स्ट्रिप बेच दी है, 1 स्ट्रिप बची है, आप इसका स्टॉक ले आइए। और अगर आप थोड़ा बहुत देखते हैं कि शुरू में मैं देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो साल 4-6 महीने आप मैनुअली आप रख सकते हैं। और मैनुअली बिलिंग का भी सिस्टम है, मैनुअली बिलिंग कर सकते हैं। उसमें आपको एक बिल बुक छपानी पड़ेगी और बिल बुक में ड्रग लाइसेंस, फर्म का नाम और फार्मासिस्ट के सिग्नेचर वगैरह, जो एक परफॉर्मा होता है ड्रग बिल का, वो उसके थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने पीछे अपना लाइसेंस पूरा डिस्प्ले किया हुआ है, वो लाइसेंस दिख रहा है आपको पीछे? जी, तो ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। ये लाइसेंस के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, और लाइसेंस डिस्प्ले करना भी बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म होते हैं 2, वो दोनों यहाँ डिस्प्ले, जो पब्लिक जहाँ देख सकती है वहाँ डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। एक आजकल बहुत चल रहा है कि जो मेडिकल शॉप होती है वो डॉक्टर के कोलैबोरेशन में होती है। जैसे शाम को 4 घंटे एक डॉक्टर आएगा MBBS, वो बैठेगा, तो बाहर बोर्ड लगा होता है, वो सब कि भाई यहाँ डॉक्टर भी देखता है और केमिस्ट शॉप भी है, तो वो करना बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, वो ठीक है। अगर आपके डॉक्टर टाई अप में होता है तो एक्चुअली उस डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग होता है वो 99% आपके यहीं से जाएगा। ये एक जो धारणा बन गई है कि इन डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो यहीं मिलेगा, और वो वहीं से लोग लेके जाते हैं। उनकी एक साइकोलॉजी भी सेट हो गई है। अगर आपकी के कोई डॉक्टर की है बात, ट्यूनिंग अच्छी है, तो आप उनसे टाई अप कर सकते हैं। उनको आप शॉप के अंदर भी स्पेस दे सकते हैं और शॉप के बाहर भी उनका क्लिनिक आप खोल के, उनका जो चैम्बर बना के, वहाँ से भी आपको एडिशनल जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। और अब हम बात करें कि ड्रग इंस्पेक्टर का जो इंस्पेक्शन होता है, कई बार वो आके चेक करते हैं, या उसका क्या प्रोसेस रहता है, वो साल में कितनी बार आते हैं? देखिए, वो उनका डिपार्टमेंटली डिसीजन होता है कि कब आते हैं वो, लेकिन अमूमन वो 1 साल में एक बार हर एक जो रिटेल शॉप होती है उसका इंस्पेक्शन होता है। उसमें वो लोग
जो अपना परचेज बिल है वो चेक करते हैं, सेल बिल है वो चेक करते हैं, बाकी अपना स्टोरेज है, अपना हाइजीन है कि नहीं है मेंटेन, और बाकी जो शेड्यूल H1 का रजिस्टर है वो सही है कि नहीं है, ये सब कुछ चेक करते हैं। और वो अमूमन कई बार साल में एक बार होता है, कई बार 6 महीने में हो जाता है। अगर आपकी शिकायतें हैं, हो किसी प्रकार की कुछ शिकायत कंप्लेंट हो रही है वहाँ डिपार्टमेंट में, तो आपकी रेगुलरली भी कई बार वो हो सकता है इंस्पेक्शन। जी, तो इंस्पेक्शन भी आते हैं, उसके लिए आपको सारी बहुत ही मेंटेन करके रखना होता है अपना मेडिकल शॉप। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं मेडिकल में, क्या हम सेल बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सेल्स और अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। उनमें कुछ लोग होम डिलीवरी करते हैं, अपने पेशेंट्स को पकड़ के रखते हैं, वो सब कैसे करें आप ज़रा बताएं। देखिए, वो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है वैसे तो। हालांकि जैसे सिटी के अंदर आपका मेडिकल स्टोर है तो सबसे पहले तो इजी टू एक्सेस होना चाहिए, जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके। दूसरी बात, डॉक्टर के नज़दीक में होना चाहिए, जो जहाँ आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो आती है जिस टाइप की, और सब दवाएं आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। स्टॉक मेंटेन होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। और आजकल पार्किंग की व्यवस्था भी आपके पास में बिल्कुल पास में होनी चाहिए। और लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और बाकी आप अच्छा डिस्काउंट देंगे, और अगर आप सही क्वालिटी की मेडिसिन सही दाम में देंगे तो लोग दौड़ के आपके पास आएंगे। सही बात है। आपका एक फार्मासिस्ट का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। सबसे पहले फार्मेसी में सिखाया जाता है आपको कि आपका बिहेवियर पेशेंट्स के प्रति कैसे आप उनसे बात करते हैं, वो पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता है। जी, डॉक्टर जो है वो बीमारी को डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट लिखता है। अब जो पेशेंट मेडिसिन लेगा वो फार्मासिस्ट के भरोसा करके और उसके बताए हुए अनुसार ही लेगा। अगर आपका दवाई लेने का तरीका बताने का एक अच्छा है और आपका व्यवहार अच्छा है, पेशेंट के 3 बार पूछने पर भी आप बिना गुस्सा हुए एकदम सही तरीके से प्रॉपर उसको बता देते हैं। जैसे कोई सिट्रासोल दवाई आती है, उसको पानी में मिला के लेना है, वार्म वाटर होना चाहिए, कितना पानी लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको तो बताओगे उसको पेशेंट को, तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा। वो दोबारा कोई भी ज़रूरत पड़ेगी या किसी को रेफ़र करेगा, वो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो दूसरे लोगों को रेफ़र करेगा, भाई फला केमिस्ट शॉप पे जा, वहाँ पे आपको दवाई देंगे, सही दाम में देंगे, और वहाँ जो फार्मासिस्ट है वो अच्छा आदमी है और वो आपको सही तरीके से समझाता है दवाई के क्या अवगुण हो सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी बताएगा। जैसे कुछ मेडिसिन से नॉइज़े वगैरह हो सकता है, तो पेशेंट कई बार घबरा जाता है घर जाने दवाई लेके कि अरे यार मेरे तो ये हो गया, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है। तो अगर उससे पहले ही फार्मासिस्ट उसको अवेयर कर देगा तो उसमें उसको इतना इशू नहीं रहेगा। वो उस पर अवेयर रहेगा तो वो बोलेगा यार चलो इस मेडिसिन से हो सकता है, इसलिए हुआ होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यवहार बहुत मैटर करता है, कुछ नहीं बहुत कुछ मैटर करता है, व्यवहार है। और अगर आपके पास नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, ड्रग के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं दूसरी ड्रग से, कितनी देर में लेनी है दवाई, और खाना पीना इसके साथ क्या करना है, वो सब कुछ अगर आप डिटेल बताओगे उससे पेशेंट को, तो नेचुरली आपके पास ही आएगा वापस से। ये अच्छा एक आइडिया है। सही बात है। अब हम एक है कि भाई जेनरिक ज़्यादा अच्छा है, मेडिसिन जेनरिक ज़्यादा रखें कि ब्रांडेड मेडिसिन ज़्यादा चलती है, कौन सा रखें, किस में फ़ायदा है? देखो, वो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस टाइप की मेडिसिन रिकमेंडेड करता है। आप फार्मा और ब्रांडेड दोनों ही दवाएं आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और कई बार पेशेंट कहता है नहीं मुझे तो सारी ब्रांडेड चाहिए, तो आप ब्रांडेड दे दीजिए। कई बार पेशेंट कहता है नहीं मुझे जेनरिक दे दो, थोड़े कम बजट में हो जाए तो ठीक है, तो उसके लिए आप जेनरिक भी दे सकते हैं। जेनरिक के लिए जैसे राजस्थान के जो पूर्व चिकित्सा विभाग के मुखिया थे और जो जेनरिक के जनक भी कह सकते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, डॉक्टर समीर शर्मा सर, समीर शर्मा ने वो भी कहते हैं हमेशा कि भाई जेनरिक और ये फार्मा की मेडिसिन है इक्वल है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो इक्वल है। आजकल राजस्थान सरकार की जो सरकारी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके नीचे भी एक लाइन लिखी होती है कि जेनरिक दवाइयाँ इथिकल फार्मा की दवाइयों के बराबर ही कारगर हैं और ये बढ़िया क्वालिटी में आती है, तो आप वो भी दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा एजुकेट किया और मैं मेक श्योर करता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और ये बातें आपने पूरी देखी है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेडिकल फील्ड का ही हमारा चैनल है फार्मा क्वेरीज, इसके साथ सब्सक्राइब करें, बने रहें, तो आपके ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इससे और
फार्मेसी और स्टोर मेडिकल स्टोर के रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, कैसे आपको सेल्स बढ़ानी है, कौन सा पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें और बेनिफिशियल बातें आपको मिलेगी। जी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप हमसे परेशान हैं तो हमसे कहिए, अगर हमसे खुश हैं तो औरों से कहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।